हाय फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? बेसिकली पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? लिखित एग्रीमेंट होता है जिसको ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। जब दो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो एग्रीमेंट वो बनाते हैं उसे ही बोला जाता है स्टार्ट करते समय कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि पार्टनरशिप को कैसे ऑपरेट करेंगे, कौन कितनी पूंजी लेकर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंगली होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का घर का एड्रेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, ये सारी बातें जो जिसमें लिखी होगी डॉक्यूमेंट उसे ही बोला जाएगा एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। गॉट इट? तो पार्टनरशिप डीड इज क्या है? पार्टनरशिप डीड का यदि मैं आपको मतलब समझाऊं तो क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है। किसके बीच में? बिटवीन अ पार्टनर्स। ये एक पार्टनर्स के बीच में लिखित एग्रीमेंट है विच लेस डाउन द म्यूचुअल राइट, जिसके अंतर्गत क्या होता है? पार्टनर्स के राइट होते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंतर्गत क्या होती है? पार्टनर्स की ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेक्ट? तो बेसिकली इसको नॉर्मली यदि मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द नेम ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? फर्म का नेम होता है, नेचर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस कैसा है आपका वो होता है, बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाएगा वो बातें लिखी होगी, ऑन बाय फर्म, द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो बातें होगी, टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन किस पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमॉन्ग द पार्टनर्स वो किस अकॉर्डिंगली होगा। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो होगी जो लेकर आएंगे उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये बातें लिखी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई पार्टनर्स फर्म से पैसा निकालता है तो उसके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा ये बातें लिखी होती है। किसी पार्टनर्स को, यदि कोई पार्टनर फर्म में काम करता है तो उसको सैलरी दी जाएगी, सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सारी बातें जो होती है वो हमारी कहाँ पर लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लिखी होती है। गॉट इट? ड्यूरेशन ऑफ अ फर्म, जो फर्म होगी वो हमारी कितने समय के लिए बनेगी, कितने समय के लिए होगी, कितने साल तक हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, ये सारी बातें लिखी होती है। मेथड ऑफ अ वैल्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द गुडविल, यदि कोई गुडविल अराइज होती है तो उसका मेथड क्या होगा? इवैल्यूएशन का। यदि आप चैप्टर पढ़ोगे गुडविल का वैल्यूएशन तो उसकी जो मेथड होगी कंप्यूटेशन की वो पहले ही कहाँ लिखी होगी? पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। गॉट इट? मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड द एब्रिशन क्लॉज 86, अकाउंटिंग किस तरीके से होगी सारी बातें लिखी होगी कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड में। इफ द क्लॉज इज नॉट स्टडीड इन द डीड, यदि कोई सा क्लॉज जो है वो डीड में नहीं लिखा है तो इज साइलेंट ऑन एनी डिस्प्यूट पॉइंट, देन द प्रोविजन ऑफ, यदि पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई बात कहना लिखना भूल गए हो आप लोग तो उस सिचुएशन में जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके जो प्रोविजन होंगे वो पार्टनरशिप एक्ट के, पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर क्या हो जाएंगे दोस्त? एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई है। गॉट इट? देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेसेसरी ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, हमें पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों है? तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज क्या है? पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है विच इज क्रिएटेड थ्रू एग्रीमेंट, जो कि कैसे बनाया गया है? एक एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया है या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया है, और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो लोगों ने आपस में अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या करा है? पार्टनरशिप बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट करा है। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा लोगों के बीच में वो क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। दिस वे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री, बेसिकली पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन करवाना वो क्या है? वॉलेंट्री है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ वर्क इट इज नेसेसरी एंड प्रॉपर दैट एग्रीमेंट इज राइटिंग एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आर डिसाइडेड एंड द रिटन एंड ऑल्सो द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज टेकन। बेसिकली क्या बोला गया कि पार्टनरशिप का बिजनेस यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओ तो चलेगा, पार्टनरशिप एक्ट मैंडेटरी नहीं बोलता कि आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराओ, बट यदि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है जिससे कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में आपको क्या होती है? सहायता मिल जाती है। गॉट इट? देन उसके बाद में रिटर्न एंड आल्सो, और बेसिकली जब ये एग्रीमेंट बनता है तो इस पर हम सभी पार्टनर्स की साइन करा लेते हैं। यदि बाद में झगड़ा भी होता है तो हम उस पार्टनर को दिखाकर बोल सकते हैं कि ये देखिए कागज जिस पर तूने साइन करी थी, तूने ऐसी अनपढ़ गंवार तो है ही नहीं, तूने देखिए तो हो सकता है तूने अंगूठा लगाया हो या साइन करी हो, मतलब क्या तूने पढ़ के समझ लिया था इस एग्रीमेंट को। गॉट इट? इट विल बी इवन बेटर इफ इट इज रजिस्टर्ड, क्लियर एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब पार्टनरशिप का जरूरत क्या है ये सारी बातें आपको कहाँ
कहाँ से पढ़ के पता चलेगी? ये सारी बातें आपको इन पॉइंट्स को पता चलेगी कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या है। फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत क्या है? तो क्या है? सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट या मतलब झगड़ा हो जाता है तो उसको सेटल करने में सहायता मिलती है। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अ बिजनेस कैन बी इजीली रिजॉल्व। यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आप क्या कर सकते हो? बिजनेस को इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। थ्रू दिस लिमिट्स ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज डिसाइडेड। दिस मेक्स अ वर्किंग एंड मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि आपका जो यदि झगड़े नहीं होंगे तो आप बिजनेस पे फोकस करोगे, और बिजनेस पे फोकस करोगे तो आपका क्या होगा? अल्टीमेटली ग्रो होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। इसीलिए बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज़रूरी होता है किसको? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ अ नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड हो? नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये आपका क्या है? नेसेसरी है, क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस डीड बना लेते हो तो आपका झगड़ा जो है उसका निराकरण पहले ही प्रिवेंटिव बेसिस पर हो जाता है। दिस क्वेश्चन इज समटाइम्स आस्क्ड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्या इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट? पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट होना कहीं भी ज़रूरी नहीं है। कोई सा ऐसा एक्ट नहीं है सरकार का कि जो आपको बाध्य करता हो कि आप क्या करो दोस्त? लीगल रिटर्न एग्रीमेंट करो। थ्रू अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट एन एग्रीमेंट। थ्रू अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बट एग्रीमेंट जो हो वो रिटर्न हो, ये मैंडेटरी नहीं है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। देयरफॉर वी कैन सेड, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट ऑल द पार्टनरशिप फर्म विल हैव एग्रीमेंट। हर पार्टनरशिप फर्म के पास क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है कि दे विल हैव अ पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब ये जरूर हर पार्टनरशिप फर्म के पास एग्रीमेंट होना, बट एग्रीमेंट का रिटर्न होना ये मैंडेटरी नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। गॉट इट? मेन कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बताओ, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो तो आपने समझा दिया, बट उसके अंदर एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या क्या लिखा होगा ये बता दो। तो देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अ फर्म एंड द कंडीशन एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट द व्हाट इज स्टेटेड इन द डीड। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म पर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना चाहिए। बट एक जर्नल जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर ही फॉलोइंग बातें क्या होगी? लिखी होगी। सबसे पहली बात क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। फर्म का नाम क्या होगा और वो कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी, उसका बिजनेस क्या है, मतलब कहाँ पर जाके आप फर्म देख सकते हो कि वो बिल्डिंग या वो जगह का नाम, वो फर्म का नाम होगा, और उसकी बिल्डिंग या उसका जो एड्रेस होगा वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी होगी? एग्रीमेंट में लिखी होगी। नेचर एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस। वो फर्म के पार्टनर्स को किस नेचर का बिजनेस करेंगे? कपड़े का बिजनेस करेंगे, कपड़े का बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, जो भी होगा बिजनेस का नेचर क्या होगा वो कहाँ से पता चल जाएगा आपको? क्या बिजनेस करेंगे तो ये पता चल जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ये बातें लिखी होगी। नेम एंड द एड्रेस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन लोग पार्टनर्स है और उनका एड्रेस क्या है वो बातें लिखी होगी। देन उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, कितने समय के लिए पार्टनरशिप बनाई जा रही है, ये बातें लिखी होगी। गॉट इट? ड्यूटीज एंड राइट ऑफ अ पार्टनर। हर पार्टनर के क्या अधिकार है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें लिखी होगी। गॉट इट? कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो कहाँ पर लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। देन उसके बाद में पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस सिचुएशन में ब्याज दिया जाएगा फर्म के द्वारा या नहीं दिया जाएगा, और यदि ब्याज दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, ये बातें कहाँ पर लिखी होती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में लिखी होती है। लोन्स टू पार्टनर। यदि कोई फर्म अपने पार्टनर्स को लोन देती है तो उस सिचुएशन में पार्टनर से ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा, वो बातें यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली क्या लिख दी जाती है। ड्राइंग बाय पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है, मतलब पैसे विड्रॉ करता है या गुड्स उठा के ले जाता है, तो उस सिचुएशन में हम पार्टनर्स के ऊपर फ्रेंड्स, तो हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो यहाँ तक कवर किया था, ड्राइंग बाय पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर से ड्राइंग करता है फर्म से तो उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा, वो बातें होती है। गॉट इट? देन 10th पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बांटा जाएगा? पार्टनर्स ने जो कैपिटल दी है उसके रेशो में बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, या रेशो क्या होगा, वो सारी बातें कहाँ लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत दोस्त हमारी लिखी होती है। गॉट इट? देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर्स फर्म के लिए काम करता है तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सैलरी दी जाएगी तो कि मंथली क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, या परसेंटेज बेसिस पर कमीशन देंगे या कमीशन कैसे देंगे, सारी बातें जो स्पेसिफिकली लिखी होगी वो कहाँ लिखी होगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बेसिकली फर्म में अकाउंटिंग जो की जाएगी वो कैश बेसिस पे की जाएगी, अक्रूवल बेसिस पे की जाएगी। गॉट इट? फिर उसके बाद में ऑडिटिंग, कौन ऑडिटर कौन होगा फर्म का, कैसे की जाएगी ऑडिटिंग, ये सारी बातें जो होगी वो कहाँ लिखी होगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होगी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर्स को
हमको देना है, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स इनटू द फर्म आल्सो बी स्टार्टेड। मतलब कोई पार्टनर्स यदि नया फर्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, गॉट इट, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो जो होगा क्या है वो सारा कहाँ मेंशन होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो एनी पार्टनर क्या करता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो रिटायरमेंट के समय क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, यदि कोई पार्टनर जाता है तो उसको क्या क्या दिया जाएगा, जो पूंजी लेकर आया था वो दी जाएगी, यदि गुडविल है तो गुडविल में से कितना हिस्सा दिया जाएगा, गुडविल का कंप्यूटेशन होगा जब रिटायरमेंट के समय, तो उस समय उसको कंप्यूटेशन जो गुडविल का करेंगे वो मेथड कौन सी होगी, गॉट इट। रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट मतलब जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उस समय उसको पैसा एक साथ लमसम देंगे या किस्तों में देंगे, वो सारी बातें कहां पर लिखी होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होगी। नॉन compliance of a partnership norms, deed may also state the actions if any that can be taken against the partner if he or she does not follow the norms of the partnership। मतलब कोई भी पार्टनर जो कि एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप उसके अगेंस्ट में जाकर काम करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, वो बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होगी। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, यदि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो निर्णय लेते हैं कि हम पार्टनरशिप को बंद करेंगे, तो डिसॉल्यूशन के समय असेट्स जो होगी उसको किसको बेचा जाएगा या किस रेट पर बेचा जाएगा, यदि असेट्स का बंटवारा होगा पार्टनर्स के बीच में तो उसका मेथड क्या होगा, कैसे बंटवारा होगा, या डिसॉल्व करेंगे तो कौन जो है संपत्ति को बेचेगा, कैसे डिसॉल्यूशन का प्रोसेस होगा, वो सारी बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। बिजनेस गुडविल, method of valuing and recording a goodwill is also stated in the deed. The need of the valuing goodwill arises in case of admission, retirement of a partners or sale of the firm। मतलब क्या बोला गया कि जब आप बिजनेस गुडविल, मतलब जो मेथड क्या होगी वैल्यूएशन की, मतलब जो गुडविल है, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है जान पहचान और पहचान से जो आपको एडिशनल बिजनेस मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं टाटा के जो ट्रक है, तो फॉर एग्जाम्पल आइशर कंपनी के जो 10 ट्रक बिकते हैं उसी के प्रपोर्शन में जो टाटा कंपनी उसके 50 ट्रक बिकते हैं। ऐसा क्यों, दोनों की क्वालिटी हो सकता है समान हो, बट टाटा क्या है, टाटा की गुडविल है, मतलब लोग उसको जानते हैं, इसके कारण उसकी जो सेल है वो ज्यादा होती है। तो ये गुडविल का जो कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब आपकी जान पहचान के कारण आप कितना एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हो, उसी को बेसिकली बोला जाता है गुडविल, गॉट इट। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो सारी वो मेथड कहाँ दी होती है, पार्टनरशिप डीड में होती है। क्वेश्चन आता है कि गुडविल का वैल्यूएशन हमें कब कब करना होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें 3 टाइम्स करना होता है, जब नया पार्टनर आता है, दूसरी चीज कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, या तीसरी चीज हम पूरी की पूरी फर्म को बेच देते हैं, गॉट इट। तो हो सकता है, देखिए नया पार्टनर आएगा तो उसे बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर जाएगा या तो होगा खुद रिटायरमेंट से जाएगा या हो सकता है उसकी डेथ हो, तो हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट और डेथ। देन उसके बाद क्या होगा, फर्म से जब सेल होगी फर्म खुद ही बिक जाएगी, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, क्या इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स द रूल ऑफ द गार्नर वर्सेस मुल्ले विल अप्लाई or not according to the Indian partnership it is not a necessary applicable in Indian unless agreed। मतलब क्या बोला गया, गार्नर वर्सेस मुर्रे का एक केस था जो कि पूरा पार्टनरशिप एक्ट में, यदि क्या होता है, यदि पार्टनर्स या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो हम पैसा देंगे हमारे उन लोगों को जिनको हमें चुकाना था, तो उन्हें प्रोपोर्शनेटली पैसा देंगे, ये गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल बोलता था। और वो प्रोपोर्शन या सीक्वेंस क्या होगा वो स्पेसिफिकली डिसाइडेड था। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि हम गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है वो तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली ना लिखा हो, गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डीड पार्टनर्स, इफ अ पार्टनर एक्सप्रेस देन द कैपिटल इज पेड टू हिज हर एग्जीक्यूटर और लीगल हायरर, इफ हिज कैपिटल इज टू बी कीप्ड इन्वेस्टेड एंड द पार्टनरशिप राइट्स आर गिवन टू द लीगल हायरर, देन द पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड फॉर द डीड शुड आल्सो स्टेट द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हो जाता है, कोई पार्टनर मर जाता है तो जो उसका वारिस होगा, लीगल हायरर का मतलब होता है वारिस, तो उसको जो होगा हम उसकी कैपिटल उसको देंगे, तो जो कैपिटल या उसके बाप का जो पैसा है, हो सकता है कि किसी का बाप किसी फर्म में पार्टनर और उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बच्चे को जो पैसा देंगे वो एक साथ लमसम देंगे या किश्तों में देंगे, और यदि पैसा हम नहीं देते तो क्या उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, वो बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होगी, गॉट इट। देन उसके बाद में 20 पॉइंट आता है, डिवीजन ऑफ इंश्योरेंस मेथड, इफ पार्टनर्स आर इंश्योर्ड देन हाउ एंड द whom this money will be
डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी स्टार्टेड इन द डीड। मतलब हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स का क्या कराया हो, इंश्योरेंस कराया हो कि ताकि किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस को जो लॉस होगा पार्टनर के मरने के कारण, क्योंकि वो काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसकी जगह पार्टनर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उस नुकसान की भरपाई करेगी। तो गॉट इट, जो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा तो वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशो में बांटा जाएगा या उसके लीगल हायरर को दे दिया जाएगा, वो सारी बातें कहां लिखी होगी, फर्म के डीड में लिखी होगी। राइट्स टू साइन अ चेक, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म का जो चेक होता है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्म यदि किसी को पेमेंट करेगी तो किसी पार्टनर को तो साइन करना होगा, तो उस चेक पे साइन करने की अथॉरिटी किसके पास है, वो स्पेसिफिकली लिखा होगा कहां पर, पार्टनरशिप डीड में। अब एब्लिशन, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर, हिज राइट्स एंड ड्यूटीज इट शुड बी क्लियरली। मतलब जब पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और हम कोर्ट में न जाकर किसी आर्बिट्रेटर, मतलब जिसे बोला जाता है सुलह करने वाला पर्सन, तो उसके पास जाएंगे तो वो पर्सन कौन होगा, उसकी लाइबिलिटी या उसका अधिकार क्या होंगे उस आर्बिट्रेटर की, सारी बातें कहां लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। गॉट इट दोस्तों। तो यहां पर हमारे पार्टनरशिप डीड के सारे 20 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जर्नल रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। मतलब जब पार्टनरशिप डीड, बेसिकली क्या होगा, देखिए जब किसी फर्म में पार्टनरशिप बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो जर्नल सेंस में हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। बट यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो उस सिचुएशन में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व किसके द्वारा किया जाएगा, उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर दिया गया है जर्नल रूल्स, मतलब जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में आपके क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप एक्ट के। तो देखिए सबसे पहला बात है मेन प्रोविजन क्या क्या है। देखिए सबसे पहला बिजनेस ऑपरेशन, जो हर एक पार्टनर्स होगा सभी, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो जो जितने भी पार्टनर हैं उन सभी को क्या होगा, बिजनेस के ऑपरेशन में भाग ले, बिजनेस को चलाने का अधिकार होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, बिजनेस ऑपरेशन का पॉइंट क्या बोलता है, बिजनेस ऑपरेशन का पॉइंट बोलता है कि सभी को जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी को समान अधिकार होगा बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। यूज ऑफ द फर्म असेट्स, फर्म की जो असेट्स होगी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस, मतलब फर्म की एसेट्स जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाएगी, कोई भी पार्टनर्स उसे पर्सनली यूज नहीं करेगा। यदि पर्सनली यूज करेगा तो उससे होने वाला प्रॉफिट उसे किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। गॉट इट। अकाउंटिंग फॉर द प्राइवेट प्रॉफिट्स, यदि कोई पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉफिट कमाता है, मतलब कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता है, तो उस सिचुएशन में उस बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट को उसे फर्म को लाकर देना पड़ेगा कॉम्पिटिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो 420 पापड़ कंपनी में 420 जो फर्म है पापड़ की, उसमें भी पार्टनर है, और एक है लिज्जत पापड़ की कंपनी, उसमें भी वो क्या है, उसमें भी क्या है, पार्टनर है। तो उस सिचुएशन में जो लिज्जत पापड़ वाली फर्म से एक को प्रॉफिट मिलता है ना, उस प्रॉफिट को उसे 420 वाली फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि 420 वाली फर्म और लिज्जत दोनों ही कंपनी जो है वो किस ऑपरेशन में है, पापड़ बनाने के बिजनेस में। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि यदि कोई पार्टनर कंपटीशन वाले बिजनेस कंपटीशन वाला बिजनेस करता है या किसी फर्म में पार्टनर बन जाता है, तो उस फर्म से कमाया गया प्रॉफिट उसे फर्म में लाना पड़ेगा और वो प्रॉफिट सभी में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पार्टनरशिप एक्ट का रूल बोलता है। प्रॉफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ये वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। राइट ऑफ अ कंपनसेशन इफ एनी पार्टनर पेज एनी अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द, देखिए मतलब क्या बोला कि यदि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा करता है तो ये पार्टनर का राइट है कि फर्म उसे पेमेंट करे। मतलब यहाँ क्या हुआ, एक 420 कंपनी जो है पापड़ बनाने की, उसमें पार्टनर है और हो जाता है कि लिज्जत जो 420 कंपनी है उसमें आग लग जाती है किसी दिन, तो एक क्या करता है, फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है और बोलता है कि फायर ब्रिगेड आ जाओ और हमारी कंपनी की आग बुझा दो, और फायर ब्रिगेड 1 लाख रुपए का बिल बनाकर देती है। तो बाकी के जो 3 पार्टनर है वो बोलते हैं हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो ए बोलता है कि ये मेरा अधिकार है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, हमने स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, बट यदि कोई पार्टनर
गुड फेथ में फर्म को बचाने के लिए कोई खर्चा करता है तो ये पार्टनर्स का राइट है कि उसे वो खर्चा क्या का जो करा गया पैसा है वो वापस मिल जाए। गॉट इट। देन उसके बाद में कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस, अ पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनसेट द फर्म फॉर एनी लॉसेस ऑकरिंग टू फर्म ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डेलिबरेट एक्शन ऑफ द पार्टनर। व्हाट शुड बी द कंपनसेशन एंड हाउ इट शुड बी पेड मस्ट बी स्टेटेड इन द डीड। मतलब क्या होगा, यदि किसी पार्टनर की गलती की वजह से फर्म को नुकसान होता है तो ये पार्टनर की जवाबदारी है कि वो फर्म को क्या करे, उस नुकसान की दोस्त भरपाई करे। गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो किसी भी पार्टनर को हम एडमिशन तभी देंगे जब हमारे सारे के सारे पार्टनर क्या होंगे दोस्त, एग्री होंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट ऑफ हिज हर कैपिटल और रिटायरमेंट, मतलब जब पार्टनर जाएगा तो ये उसका अधिकार होगा कि वो क्या करे, रिटायरमेंट के समय अपनी जो कैपिटल है ना दोस्त उसको लेकर जाए। गॉट इट। देन उसके बाद में इफ द कैपिटल इज नॉट पेड आउट देन द रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड, मतलब क्या हुआ, जब कोई पार्टनर रिटायर, ये कहना चाहता है पॉइंट कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो ये उसका अधिकार है कि वो अपनी जो कैपिटल लेकर आया था उसे वापस ले जाए। बट यदि फर्म की क्षमता नहीं है पूरी की पूरी कैपिटल देने की तो फर्म को क्या होगा, 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। गॉट इट। चेंज इन फर्म, क्या किया, इफ द फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड और एनी अदर चेंजेस इज मेड इन द फर्म देन द एक्सेप्ट द चेंजेस रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। मतलब क्या हुआ, इफ द फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, मतलब रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। गॉट इट। और एनी अदर चेंज इज मेड इन द फर्म देन द एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस रेस्ट, मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिकली आप चेंज करोगे, जैसे फर्म का नाम चेंज करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी पार्टनरशिप भी चेंज हो गई। यदि आपने सिर्फ फर्म का नाम चेंज करा तो ये माना जाएगा कि सिर्फ फर्म का नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी जो चीजें वो पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक ही क्या चलती रहेगी दोस्तों। गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक्स, मतलब हर एक पार्टनर जो होगा फर्म का उसका अधिकार होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। गॉट इट। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है, पॉइंट ये बोलना चाहता है कि यदि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या अकाउंटिंग के रूल्स होंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर। गॉट इट। तो सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट बोलता है डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट। यदि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट जो होगा फर्म का वो सभी पार्टनर्स में क्या किया जाएगा दोस्त, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई पार्टनर फर्म को पूंजी देता है, कैपिटल देता है, तो उसके ऊपर फर्म कोई ब्याज नहीं देगी। गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग। यदि कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉइंग करता है, मतलब गुड्स ले जाता है या पैसा ले जाता है, तो उस सिचुएशन में फर्म उससे ब्याज नहीं लेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर फर्म को देता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, इफ अ पार्टनर गिव्स द लोन किसको, फर्म को, तो उस सिचुएशन में हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे वो कितना देंगे, 6% देंगे। बट यदि फर्म पार्टनर को देती है तो उस सिचुएशन में हम कोई नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा पॉइंट। देन उसके बाद में सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, तो ये पॉइंट बोलना चाहता है कि यदि कोई पार्टनर फर्म में काम करता है तो पार्टनर को ना ही कोई सैलरी दी जाएगी ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा यदि एग्रीमेंट नहीं है तो। गॉट इट। देन उसके बाद में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसे लेट्स बिगिन, हम फटाफट कवर अप करते हैं। गॉट इट। सबसे पहला, गिव एनी 2 रीजन फॉर हैविंग अ पार्टनरशिप डीड। आप कोई 2 ऐसे रीजन बताओ कि पार्टनरशिप जहां पर होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, देखिए सबसे पहली चीज हमने बात करी थी कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को क्या रिजॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप जो है वो हमारी मदद करता है, एग्रीमेंट। गॉट इट। सबमिट अ प्रूफ इन द कोर्ट फॉर सेटलमेंट, मतलब कोई सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब कोई केस लगा दे फर्म के ऊपर, तो फर्म बोलेगी कि मेरा प्रॉफिट 500 करोड़ है। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगी पार्टनरशिप फर्म तुम्हारा प्रॉफिट 500 करोड़ है, और फर्म बोलती नहीं हमारा 50 करोड़ है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट के सामने जब आप जाओगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो, तो कोर्ट बोलेगी कि ये देख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है और इसका प्रॉफिट 50 करोड़ ही है, ये प्रॉपर है। तो इसलिए हम बोलते हैं सॉरी ये तो प्रॉफिट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हो गया। हम एग्रीमेंट डीड की बात कर रहे हैं, तो डीड क्या है, यदि 2 पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो कोर्ट जाते हैं तो उसका निपटारा जो कोर्ट करेगी ना, तो वो एग्रीमेंट को देखेगी। यदि एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी देना और पार्टनर सैलरी मांग रहा है, तो फर्म बोले, कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा कि फर्म तुझे सैलरी देना पड़ेगी क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है। बट इसके अगेंस्ट यदि कोई पार्टनर सैलरी मांगता है और एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, तो आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट खुद आपके पक्ष में फैसला देगी फर्म के पक्ष में कि तुझे सैलरी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। गॉट इट। देन उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग व्हेन डीड इज साइलेंट। तो आप बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर ब्याज किस रेट से दिया जाएगा।
तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा यदि वो फर्म को लोन देता है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता, पार्टनर फर्म को लोन देता है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, यदि कोई पार्टनर्स कैपिटल देता है फर्म को तो उसके ऊपर क्या होगा, कोई इंटरेस्ट, नो INTREST, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सैलरीज टू द पार्टनर्स, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दोस्त नहीं दिया जाएगा। गॉट इट। देन उसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखो ये तीनों पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म किस रेट से दिया जाएगा, 6%। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और नो सैलरी टू द किसी भी पर्सन को, फर्म के पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखिए इसका सॉल्यूशन मत देखो आप लोग। गॉट इट। सीमा एंड रीमा स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, सीमा और रीमा ने क्या करा, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है बिजनेस विदाउट पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या है, सीमा और रीमा ने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करा और उनके बीच में दोस्तों क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन द फर्स्ट ईयर दे हैड अ लॉस ऑफ 35,000 रुपए, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, 35,000 का लॉस हुआ है। हाउ विल दिस लॉस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, तो क्या बोला गया, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि यदि दो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा और उन्होंने कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं करा तो उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो क्या होगा यहां पर, जो लॉस होगा ना, लॉस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसके बीच में, सीमा एंड रीमा के बीच में। गॉट इट। ये सीमा और रीमा, तो देखिए 35,000 रुपए का लॉस है तो दोनों को कितना 50-50 बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीमा को मिलेगा 17,500 और रीमा को मिलेगा कितना, 17,500 का लॉस। आप आंसर चेक कर सकते हो, यही होगा। देखिए पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। गॉट इट। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अजय एंड विनय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000, मतलब अजय और विनय ने क्या करा, एक बिजनेस को स्टार्ट करा 80,000 और 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर रिस्पेक्टिवली। दे डिड नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। अजय हैज गिवन अ लोन 1 लाख टू द फर्म, अजय ने क्या करा, फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट 3 देयर वर अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑन द इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, अजय और विजय के बीच में किसको लेकर, इंटरेस्ट को लेकर झगड़ा हो गया। अजय बोलता है कि उसे 10% पर एनम के हिसाब से क्या दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए। और विजय बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें जो इंटरेस्ट देंगे वो किस हिसाब से देंगे, 5% के हिसाब से देंगे। विजय वांटेड इंटरेस्ट पर एनम ऑन द कैपिटल, विजय बोलता है कि मुझे 12% के हिसाब से जो मैंने कैपिटल दी है 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर ब्याज दो। गॉट इट। और अजय वांटेड, और अजय बोलता है कि हम कैपिटल के ऊपर क्या देंगे, 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देंगे। तो ये डिस्प्यूट आपके पास आता है, आप क्या कर सकते हो, आप एक अकाउंटेंट हो, पढ़े लिखे हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, तो आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व करो। तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम आंसर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारा कंसेप्ट जो पार्टनरशिप एक्ट का है, जो रूल क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि यदि दो पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है और यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस सिचुएशन में फर्म जो होगी वो इंटरेस्ट देगी, किस रेट के हिसाब से, 6% पर एनम। किसके ऊपर देंगे हम इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के ऊपर। तो हमारा जो लोन है वो किसने दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया है किसने, अजय ने। तो हम यहाँ पर बोलेंगे हम अजय को 1 लाख पर कितना, 6,000 रुपए क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे लोन के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्लियर कि जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे 6% के ऊपर। दूसरा डिस्प्यूट अराइज होता है, अजय वांटेड, तो यहाँ पर तो ये डिस्प्यूट, दूसरा बोलता है कि विजय को क्या चाहिए, 12% पर एनम के हिसाब से कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया जाए। तो हम बोलेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डीड डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो सो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर्स। तो क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू कैपिटल, स्पेसिफिकली हम ये बोल देंगे। करेक्ट। तो आपका यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है, आई होप सो वो भी कवर हो गया, आपको समझ में आया होगा। ये फास्ट सेशन है दोस्तों और ट्रस्ट मी एंड बिलीव में आपको 100% समझा रहा हूँ। ये वीडियो को 3-4 बार भी देख लोगे ना, सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। करेक्ट। देन हु में बी पार्टनर्स इन द फर्म, ये कंसेप्ट बोलता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म बन रही है तो उस सिचुएशन में कौन पार्टनर्स बन सकता है। तो सबसे
सबसे पहला वो पर्सन जो कि एडल्ट है, एडल्ट मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो कि 18 साल से ज्यादा का है, जिसको वोट देने का अधिकार है। गॉट इट। पर्सन शुड बी मेंटली साउंड, मतलब क्या होना चाहिए, मेंटली साउंड का मतलब पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा बंदा नहीं कि जो रास्ते चलते किसी को काट लेता है या फिर पत्थर मार देता है, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। वो ही मस्ट बी अ डिक्लेयर इनकेपेबल ऑफ एग्रीमेंट, मतलब मस्ट नॉट, नॉट हुई ना यहाँ पर, मतलब क्या होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द दिस कंडीशन देन ही शेन कैन नॉट इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ये चीजें किसी पर्सन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो क्या होना चाहिए, पर्सन एडल्ट होना चाहिए। मतलब यदि माइनर है तो वो क्या, यहाँ पर आप लिख लो, यदि कोई पर्सन माइनर है तो क्या वो फर्म में पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता। गॉट इट। देन उसके बाद में पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड, तो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या लिख लो, पागल नहीं होना चाहिए पर्सन। देन उसके बाद में मस्ट बी डिक्लेयर इनकैपेबल, मतलब क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यही पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या तीन कंडीशन निकली, माइनर नहीं होना, पागल या दिवालिया नहीं होना, और तीसरी चीज इंसॉल्वेंट नहीं होना। यदि ये तीन कंडीशन फुलफिल कर देता है पर्सन, तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, पार्टनर बन सकता है। बट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हायर लेवल पर, जब आप सीए करेंगे या आईसीडब्ल्यू करेंगे या सीएस करेंगे, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? यस ऑफ कोर्स, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली माइनर पार्टनर बन सकता है वो, बट वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही पार्टनर बन सकता है, लॉस के लिए आप उसे पार्टनर नहीं बना सकते हो। गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एनालाइज ऑफ द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला, पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन अल्टर द कंडीशन ऑफ अ डीड, द डीड शुड आल्सो स्टेट द रूल्स ऑफ अल्टरेशन, फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द डीड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स, डीड शुड क्लियरली मेंशन द कैपिटल which the partner must invest in the cash or kind. It is not necessary that the partners invest the capital in the some fixed ratio, the amount of capital be invested by each partner should be stated। देखिए बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, इतने रिलेवेंट मुझे नहीं लगते, यदि आपको लगता है तो पढ़ लो, मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आप चाहो तो पढ़ लो। गॉट इट। देखिए अब हम जब अकाउंटिंग की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो अकाउंटिंग की जाएगी, बेसिकली जो करेंगे हम किस बेसिस पर करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के आधार पर करेंगे पार्टनरशिप में अकाउंटिंग। गॉट इट। देन उसके बाद में P&L, बेसिकली जब पार्टनरशिप में अकाउंटिंग करेंगे, तो पार्टनरशिप में जब अकाउंटिंग की जाएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली आपको तीन चीजें सीखना पड़ेगी। सबसे पहली बात क्या सीखना पड़ेगा, बेसिकली यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो सकता है कि आपको फिक्स्ड मेथड से बनाने का बोले क्वेश्चन, या हो सकता है फ्लेक्सिबल। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड क्या होती है, फ्लेक्सिबल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड क्या होती है। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि सर आप बताओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। गॉट इट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो मैं इसका फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। गॉट इट। थैंक यू सो मच दोस्तों।